नमस्कार। आओ इस व्याख्यान में क्लास 12th ज्योग्राफी बुक 1 फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इसके एस्से टाइप मीन्स लॉन्ग आंसर टाइप्स क्वेश्चंस का अध्ययन करते हैं। फर्स्ट चैप्टर आपका सीबीएसई में केवल 3 अंक का आएगा। इससे साबित होता है कि उससे कोई भी एस्से टाइप क्वेश्चन नहीं आएगा, और वहाँ से एस्से टाइप क्वेश्चन नहीं आएगा तो हम सीधा चैप्टर नंबर 2 वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि इससे संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का अध्ययन करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से जो 5 नंबर का आएगा वो वेरी सिंपल है कि विश्व की जनसंख्या के सामान्य वितरण जनरल डिस्ट्रीब्यूशन का वर्णन कीजिए। तो इसमें आपने क्या करना है, इस पूरे चैप्टर से जो आपने सीखा है कि वर्ल्ड लेवल पर पॉपुलेशन कैसे निवास करती है, कहाँ है, तो उसको आप वर्णन करेंगे। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे जनसंख्या का वितरण, और इसको आप लिखेंगे कि जनसंख्या वितरण का अर्थ है धरातल पर लोग मीन्स यहाँ पर पॉपुलेशन जनसंख्या किस प्रकार वितरित है, किस प्रकार रहती है। ये हो गया आपका जनसंख्या का वितरण। अब आप इसके बारे में सामान्य तथ्य बताओगे कि सिंपल फैक्ट्स क्या हैं, तो वो कम से कम आप 5 या 6 पॉइंट लिखिए। ये हेडिंग डाल देंगे सामान्य तथ्य, और ये विवरण चिन्ह लगाएंगे। विवरण चिन्ह ऐसे आप लगाएंगे। देन नंबर 1 पॉइंट लिखेंगे कि विश्व की इस समय 7 अरब से ज्यादा जनसंख्या है। ये आपका चाहो तो ये एक पॉइंट बन सकता है, ठीक है। मैंने इसको इकट्ठा बनाया है। तो इसमें वर्ल्ड में 7 बिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन है, और जिसका 90% हिस्सा धरातल के केवल 10% हिस्से पर रहता है। मान लो ये वर्ल्ड है तो इसकी 90% पॉपुलेशन केवल इसके 10% हिस्से पर रहती है। 10% एरिया पर 90% पॉपुलेशन निवास करती है, बाकी का एरिया सारा खाली पड़ा है। तो ऐसे आप कोई डायग्राम टाइप्स का भी बना सकते हैं। इसका अपोजिट कहो तो आप ये भी कह सकते हैं कि 90% स्थल पर केवल 10% जनसंख्या निवास करती है। ये जो एरिया बच गया, जो 90% एरिया है, इस 90% एरिया पर वर्ल्ड की केवल 10% पॉपुलेशन निवास करती है, ठीक है। तो आप ऐसा भी बता सकते हैं। देन आप दूसरा बताएंगे कि वर्ल्ड की 61% 7 बिलियन यानी 700 करोड़ पॉपुलेशन में से लगभग 350 करोड़ यानी 3 बिलियन 50 मिलियन पॉपुलेशन जो है वो लगभग 61% पॉपुलेशन अकेले एशिया में रहती है। वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया, इसमें निवास करती है। और उसमें इसके बाद जो लगभग 13% पॉपुलेशन अफ्रीका में और लगभग 13% पॉपुलेशन यूरोप में रहती है। इसको आप पॉइंट में पूरी तरह से लिखें तो 12.9% है अफ्रीका में और 12.5% है यूरोप में। तीसरा आप बताओगे कि यदि देशों के आधार पर देखें तो वर्ल्ड पॉपुलेशन का 47% का मतलब हो गया लगभग 50% के आसपास केवल 4 देशों में रहता है, केवल 4 में, जिसमें से 21% पॉपुलेशन सेंसस 2011 के आसपास की बात है, ये उसके अनुसार आंकड़े हैं, ठीक है। तो सेंसस 2011 के आंकड़े के अनुसार 21% पॉपुलेशन जो वर्ल्ड का 134 करोड़ है 1.34 बिलियन, ये रहती है चाइना में, ठीक है। सेकंड वर्ल्ड की 17% पॉपुलेशन 121 करोड़ 1.210 बिलियन पॉपुलेशन रहती है इंडिया में। और 5% तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, केवल 32 करोड़। देखो हमारी पॉपुलेशन से लगभग ये
करोड़ यानी 1 बिलियन पॉपुलेशन, ये कम है, लेकिन फिर भी ये दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या देश है। दूसरे शब्दों में मैं बताऊं तो वर्ल्ड की जो तीसरी हाईएस्ट पॉपुलेशन है यूएसए की, वो हमारे इंडिया की शहरों में रहने वाली पॉपुलेशन के बराबर है। चौथे नंबर पे आता है जो वर्ल्ड की 4% पॉपुलेशन है, यानी 21 करोड़ जनसंख्या है, वो इंडोनेशिया में रहती है। और यदि ये 4 देश भी आप देखेंगे तो इन 4 में से 3 देश चाइना, इंडिया और इंडोनेशिया ये एशिया में ही हैं। देन आप नेक्स्ट पॉइंट बना सकते हैं कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 90% भाग यदि हेमिस्फीयर के अनुसार देखें तो उत्तरी गोलार्ध में रहता है। केवल 10% पॉपुलेशन बच गई जो साउथ हेमिस्फीयर में रहती है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका का आधा दक्षिणी भाग, साउथ अमेरिका, तो इन सब कंट्रीज में, इन सब हिस्सों में, कॉन्टिनेंट्स पर पॉपुलेशन केवल 10% है। यदि आप डेवलप्ड और अनडेवलप्ड कंट्री की बात करें तो अनडेवलप्ड कंट्रीज में यानी विकासशील या डेवलपिंग कंट्रीज में वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 3/4 भाग लगभग 77% निवास करती है। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जैसे यूरोप हो गया, जैसे यूएसए, अमेरिका, कनाडा हो गया, ठीक है, इनमें केवल 23% 1/3 पॉपुलेशन निवास करती है, या 1/4 कह लीजिए, 1/4, ठीक है। 4 में से 3 हिस्से अनडेवलप या डेवलपिंग कंट्रीज में है और एक हिस्सा जो है वो डेवलप्ड कंट्री में है। यदि हम बात करें देशों की तो विश्व की 38% 38% पॉपुलेशन केवल 2 देशों में, चाइना में और इंडिया में, 134 करोड़ प्लस 121 करोड़, ठीक है, ये अकेले इंडिया में और चाइना में निवास करती है, ठीक है। यानी 700 करोड़ में से 255 करोड़ पॉपुलेशन अकेले इन 2 कंट्री में निवास करती है। तो यदि ये वाला क्वेश्चन आपका पेपर में आता है तो आप ये वाले पॉइंट लिख सकते हैं। यहां प्रश्न है विश्व की जनसंख्या घनत्व के वितरण का वर्णन करें, पॉपुलेशन डेंसिटी। इसका क्वेश्चन यदि पेपर में 5 नंबर का आ जाए लॉन्ग आंसर टाइप्स में तो आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो आप पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे कि धरातल पर लोग किस प्रकार से रहते हैं। देन आप बताओगे पॉपुलेशन की जो है सामान्य वितरण, तो उसमें बताओगे कि जनसंख्या उन स्थानों पर रहना पसंद करती, लाइक करती है जो ज़्यादातर मैदान होते हैं, जो प्लेन होते हैं, प्लेन एरिया में जनसंख्या वर्ल्ड में ज़्यादा रहती है। क्यों ज़्यादा रहती है? क्योंकि वहाँ पर जीवन जीने के लिए अनुकूल कंडीशन होती हैं, फेवरेबल कंडीशन होती हैं, वहाँ पर पानी की सुविधा होती है, इसके अलावा जीवन जीने संबंधी अन्य जो फैसिलिटीज़ हैं वो यहाँ पर रहती है। इसीलिए वर्ल्ड की आधी जनसंख्या विश्व के केवल 5% भूभाग पर रहती है जो प्लेन एरिया हैं, मैदानी भाग हैं, जैसे दक्षिण पूर्वी एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, वेस्टर्न यूरोप और कोस्टल ईस्टर्न कोस्टल अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, जिसमें यूएसए और कनाडा के पूर्वी भाग हैं। तो आओ अब पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर वर्ल्ड के जो प्रदेश हैं उनका अध्ययन करते हैं। यदि हम बात करें पॉपुलेशन की डेंसिटी की, तो पॉपुलेशन की डेंसिटी का मतलब होता है टोटल पॉपुलेशन डिवाइड बाय टोटल एरिया। तो जो रिजल्ट आएगा वो पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाएगी और इसको हम पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर इसमें डिफाइन करते हैं। तो उसके आधार पर हम देखते हैं नंबर 1 आएगा हाई डेंसिटी वाली भाग, हाई सघन जनसंख्या वाले प्रदेश, हाई डेंसिटी पॉपुलेशन एरिया, यानी वे एरिया जहां पर 200 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा रहते हों। ऐसे एरिया में कौन कौन से एरिया हैं? साउथ ईस्ट एशिया, इसके मैदानी भाग और मानसूनी प्रदेश। दूसरा है नदी घाटियों के समतल मैदान। तीसरा है वेस्टर्न यूरोप के औद्योगिक और नगरीय क्षेत्र। और चौथा एरिया है यूएसए और कनाडा के पूर्वी भाग। इसमें बेसिकली आप कहो तो ये ऊपर वाले दोनों पॉइंट एक है,
और ये दूसरा हो गया आपका, ये तीसरा, यानी साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, ठीक है। वेस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप है, और ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, ये इसमें प्रमुख एरिया है। देन सेकंड आता है विरल जनसंख्या के प्रदेश, विरल स्पेयर पॉपुलेशन जहां रहती, तो वो है लिस्ट कह लीजिए, तो वे एरिया जहां पर 50% पर स्क्वायर किलोमीटर से भी कम लोग रहते हो। सबसे पहले आप एक काम करेंगे, जैसे सबसे पहले जो बहुत डेनिश एरिया थे हमने वो बता दिए, जहां 200 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा रहते हैं। अब हम बता देते हैं कि जहां सबसे कम रहते हैं, तो बीच वाले अपने आप मध्यम वर्ग, मध्यम पॉपुलेशन डेंसिटी वाले एरिया बच जाएंगे। तो अब जहां पर जनसंख्या विरल मिलती है वे कौन से हैं? नंबर 1 जिसमें हॉट डेजर्ट हैं, हॉट डेजर्ट में गर्मी बहुत पड़ती है, इसलिए वहां पर जनसंख्या कम होती है। जैसे अफ्रीका में सहारा, नॉर्थ अफ्रीका में है, साउथ अफ्रीका में कालाहारी डेजर्ट, इंडिया में थार डेजर्ट, राजस्थान का पश्चिमी भाग, और अटाकामा डेजर्ट ये चिली में है, दक्षिणी अमेरिका में है ये। देन अति ठंडे प्रदेश, वेरी कोल्ड एरिया, अब इसमें साइबेरिया रूस का भाग है जहां पर बहुत ठंडी जलवायु मिलती है। अलास्का ये अमेरिका का ही एक भाग है, और आर्कटिक रीजन, इसको नॉर्थ पोल का जोन भी आप कह सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अंटार्कटिक या अंटार्कटिका क्षेत्र आप इसको कहिए, तो उस एरिया में जो हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं, यहाँ पर भी पॉपुलेशन बहुत कम है। नेक्स्ट आएगा ठंडे मरुस्थल, ये तो थे हॉट, ये है कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। कोल्ड डेजर्ट जैसे तकलामाकन डेजर्ट, ये चाइना का नॉर्दर्न भाग है। गोबी डेजर्ट ये मंगोलिया में है, और भारत का लद्दाख, ठीक है। तो ये सब कोल्ड डेजर्ट है। इसके अलावा यदि हम बात करें उच्च पर्वतीय क्षेत्र, जो हाई हिल्स ये या माउंटेन के एरिया होते हैं, जैसे हिमालय, जैसे नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज, साउथ अमेरिका में एंडीज, और उनके भी खासकर वे एरिया जो स्नो कवर्ड रहते हैं, हिमाच्छादित रहते हैं। देन है इक्वेटर, विषुवत रेखीय क्षेत्र। विषुवत रेखीय का मतलब है कि जो पृथ्वी का बीच का भाग है, इक्वेटर का जोन है 0 डिग्री लैटिट्यूड, तो यहाँ की रेंज में लगभग दोनों तरफ ऐसा एरिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा बरसात होती रहती है, एवरग्रीन फॉरेस्ट वहाँ पर मिलते हैं, जिनमें अमेजॉन फॉरेस्ट ब्राज़ील, जायरे बेसिन यानी कॉन्गो बेसिन, यहाँ पर कॉन्गो रिवर बहती है। इसके अलावा इंडोनेशिया के कुछ भाग, हालांकि इंडोनेशिया ज़्यादा पॉपुलेशन वाला एरिया है, तो उसको आप इसमें थोड़ी अवॉइड करिए, क्योंकि ये दो एरिया आपके इसमें सही एग्जाम्पल रहेंगे, अमेजन फॉरेस्ट और जायरे या कॉन्गो बेसिन। नेक्स्ट आता है मध्यम जनसंख्या वाले प्रदेश, मध्यम जनसंख्या वाले प्रदेश, तो इसमें आप बताएंगे जहां पर 51 से लेके 199% पर स्क्वायर किलोमीटर मिलता है। देखो हमने 50 वाले विरल में जोड़ लिए थे, 200 वाले सघन में ले लिए, तो इससे आगे वाला तो इसमें चला जाएगा, इधर वाला इसमें चला जाएगा, तो बीच वाला जोन यही बच गया। तो अब जो दोनों ही एरिया से बच गए हैं दुनिया के हिस्से, तो वो आप इसमें डालकर बता सकते हैं, जिसमें आप बताइए जैसे पश्चिमी चाइना, जैसे नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, ये सब। अगला नेक्स्ट है जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले फैक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा 5 नंबर में आएगा। अभी यहाँ पर मैंने आपको केवल टेबल प्रोवाइड की है, सारे पॉइंट एक जगह एक टेबल में रखने का प्रयास किया है ताकि आपको ये आसानी से समझ में आए। एग्जाम के दौरान आपने जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है वो कम से कम 120 से लेकर और 150 वर्ड्स, ठीक है, इनमें लिखना होता है। मिनिमम आप इतनों में इसको लिखेंगे। तो इनको आप क्या करेंगे, ये हेडिंग मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, ये मेन हेडिंग है। जैसे फिजिकल फैक्टर, ठीक है, फिजिकल फैक्टर भौतिक कारक, नेचुरल कारक,
इसमें आप सब टॉपिक बनाएंगे। नंबर 1 है जल की उपलब्धता, तो इसमें आप लिखेंगे कि जनसंख्या वहां रहना पसंद करती है जहां पीने का पानी अवेलेबल हो, और प्राचीन सभ्यताएं भी वहीं पर विकसित हुई हैं जहां पर पीने का पानी अवेलेबल रहा, यानी नदी घाटियों के आसपास, जैसे इंडस सिविलाइजेशन सिंधु नदी की सभ्यता, चाइना सिविलाइजेशन चीन की सभ्यता, उसको बोलते हैं हवांग हो नदी की सभ्यता। इसके अलावा मेसोपोटामिया सभ्यता जिसको हम बोलते हैं दजला और फरात नदियों की सभ्यता। इसी प्रकार से इजिप्ट सभ्यता, मिस्र सभ्यता जो नील नदी की नाइल रिवर की सभ्यता रही है। तो ये एक बड़े एग्जाम्पल हैं जो आप दे सकते हैं कि एनिशियंट टाइम से ही सभ्यताएं या लोगों की जो निवास रहे हैं वो वही एरिया रहे हैं जहां पर पीने का पानी अवेलेबल होता है। या आज के एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं कि ज़्यादातर महानगर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ या जो जनसंख्या के ज़्यादा जनसंख्या वाले एरिया वे वही हैं जहां अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रहता है, जैसे दिल्ली यमुना के किनारे है, आगरा यमुना के किनारे है, कानपुर गंगा के किनारे है, इसके अलावा वाराणसी या प्रयागराज इलाहाबाद ये सब कहिए ये गंगा के किनारे हैं, पटना गंगा के किनारे है, कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप दे सकते हैं। देन सेकंड रिवर वैलीज। अब रिवर वैली क्या होती है? नदी घाटियां। ये खासकर जो नदी घाटियों के समतल भाग है वहां पर जनसंख्या रहना पसंद करती है। तीसरा आप बताइए समतल भूभाग प्लेन एरिया। तो दुनिया में ज्यादातर जनसंख्या वहां रहती है जहां प्लेन एरिया। क्यों? अब प्लेन एरिया फर्टाइल होते हैं, एल्यूवियल सॉइल के बने होते हैं, यहाँ पर जनसंख्या अधिक निवास करती है जिसके कारण से वहाँ पर खूब ज़्यादा क्रॉप्स होती हैं, फूड ग्रेन्स होते हैं और जीवन आसानी से वहाँ पर सरवाइव कर पाते हैं। देन आता है जलवायु। अब जलवायु प्लेन एरिया में सबसे मानव जीवन के फेवरेबल होती है। गर्मी पड़ेगी तो लिमिटेड टाइम के लिए, सर्दी पड़ेगी तो लिमिटेड टाइम के लिए, बरसात आएगी तो लिमिटेड टाइम के लिए। जैसे आप नॉर्दर्न प्लेन का एग्जांपल दे सकते हैं, पंजाब हरियाणा दिल्ली उत्तर प्रदेश, इन सब में क्या होता है कि कुछ टाइम गर्मी रहती है, फिर बरसात का सीजन आता है, फिर विंटर सीजन आता है, तो ये जलवायु फेवरेबल रहती है। अब आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा हॉट क्लाइमेट होती है, हॉट डेजर्ट होते हैं, वहाँ जनसंख्या नहीं रहती। जहाँ कोल्ड डेजर्ट होते हैं वहाँ पर भी जनसंख्या नहीं रहती। जहाँ माउंटेन होते हैं वहाँ पर भी जनसंख्या विरल होती है। तो मैदानों में ही सघन होती है जलवायु अनुकूल होने के कारण। देन आता है सॉइल। तो जिन एरिया में फर्टाइल सॉइल होती है वहाँ पर जनसंख्या अधिक निवास करती है, जैसे साउथ ईस्ट एशिया। ये मैदानी भाग है, नदियों के फर्टाइल प्लेन है, यहाँ पर एल्यूवियल सॉइल होती है जिसमें न्यू एल्यूवियल सॉइल को खदर बोलते हैं, पुरानी सॉइल को बांगर बोलते हैं। इनमें फर्टिलिटी अच्छी होती है और यहाँ पर फसलें खूब अच्छी होती हैं। देन आप बताओगी बी आर्थिक कारक, इकोनॉमिक फैक्टर, जिसमें नंबर 1 है खनिज। जिन एरिया में मिनरल्स मिलते हैं वहां पर भी जनसंख्या अधिक निवास करती है क्योंकि माइनिंग का काम चलता रहता है, लोगों को रोजगार मिलते हैं और वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाता है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर लिखा है। तो वहां पर फिर औद्योगिकरण, जैसे टिस्को का आप एग्जाम्पल लीजिए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, बिहार राज्य होता था उस टाइम में, 1907 की बात है। साकची गांव होता था, जमशेदजी टाटा ने वहां पर फैक्ट्री लगाई, 5 साल उसको बनने में लगे। 1912 में इस्पात वहां से बनना शुरू हुआ और वो साकची गांव धीरे 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 बढ़कर इतना ज़्यादा बड़ा शहर बन गया कि आज उसको जमशेदपुर के नाम से या टाटा नगर के नाम से जानते हैं। ऐसा ही आप दूसरा एग्जाम्पल इंग्लैंड का ले सकते हैं कि वहाँ पर औद्योगिक क्रांति शुरू हुई 1730 से 1750 के आसपास, और लंदन शहर की आबादी दुनिया में सबसे पहले 10 लाख को क्रॉस कर गई थी। लंदन दुनिया का सबसे पहला मेट्रोपॉलिटन सिटी बन गया था औद्योगिकरण के कारण। इसी प्रकार से आप माइनिंग से रिलेटेड एग्जाम्पल दे सकते हैं, अफ्रीका का कटांगा जाम्बिया पेटी, जहां पर कॉपर की माइनिंग होती है, इस कारण से वो सघन जनसंख्या वाला एरिया। देन आप बताएंगे नगरीकरण। जिन एरिया में धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ती चली जाती है वो एरिया डेवलप हो जाते हैं, अर्बन एरिया बन जाते हैं, नगरीय बन जाते हैं, उसमें आधुनिक मॉडर्न फैसिलिटीज इंक्रीज होती, जैसे साकची से जमशेदपुर का बनना। ठीक है, तो नगरीकरण में भी फिर वो वहाँ पर एजुकेशन फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी, इसके अलावा
जीवन जीने के अनुकूल जो अन्य फैसिलिटीज हैं वो लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। देन होता है ट्रांसपोर्टेशन के साधन, ये भी जनसंख्या को अट्रैक्ट करते हैं, जहाँ पर रेल नेटवर्क, रोड नेटवर्क, मेट्रो ट्रेन, इसके अलावा एयरवेज, इनकी सुविधा होती है, वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा रहती है। देन है एम्प्लॉयमेंट के अवसर, रोजगार के अवसर। अब रोजगार के अवसर शहरों में ज़्यादा होते हैं औद्योगिकरण के कारण, ठीक है, एजुकेशन के कारण, मॉडर्न सर्विसेज के कारण, एजुकेशन फैसिलिटीज अवेलेबल होने के कारण, तो यहाँ पर जनसंख्या बढ़ती है। देन तीसरा सब हेडिंग, मेन हेडिंग आप डाल लेंगे सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। इसमें नंबर 1 आप बताएंगे पॉपुलेशन को इफेक्ट करने वाला एक कारक होता है विस्थापन। विस्थापन का मतलब होता है जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाना। वो खुद जाएं तो माइग्रेशन कहलाएगा, और उनको जबरदस्ती ऐसा भेजा जाए या परिस्थितियां ऐसी बन जाएं तो ये विस्थापन होगा। जैसे भारत पाक विभाजन, जब भारत आजाद हुआ तो इस समय जो विस्थापन हुआ, तो वो एक एग्जाम्पल हो सकता है। देन है शांतिपूर्ण वातावरण, जनसंख्या वहां रहना पसंद करती है जहां पर पीसफुल इन्वायरमेंट रहता है, जहाँ पर ज़्यादा दंगे फसाद होते हैं धर्म के नाम पर, जातियों के नाम पर या किसी अन्य कारणों से, तो वहाँ से जनसंख्या माइग्रेट कर जाती है। देन है सेफ्टी। अब सेफ्टी वो नेचुरल कारणों से भी हो सकता है, कहीं पर हो सकता है वोल्केनिक इरप्शन होता हो, कहीं पर बेलजर्ड यानी बर्फीले तूफान आते हों, कहीं पर लू का प्रकोप हो, कहीं पर अर्थक्वेक का जोन ज़्यादा हो, तो वहाँ से भी लोग नेचुरली कारणों से भी शिफ्ट हो जाते हैं, और ऊपर वाले कारण को भी आप इसमें डाल सकते हैं। देन है आतंकवाद। अब जो है टेररिज्म, ये एक ह्यूमन से कारण से जुड़ा हुआ फैक्टर है कि जिन देशों में इस टाइप्स की इवेंट्स ज़्यादा होती हैं, मिलिटेंसी के अटैक ज़्यादा होते हैं, तो लोग वहाँ पर सेफ्टी के कारण से वह इस एरिया में रहना पसंद नहीं करते, वो कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं जो पीसफुल एरिया होते हैं वहाँ पर। देन कुछ फैक्टर आप बता सकते हैं पॉलिटिकल फैक्टर या राजनीतिक कारक, जैसे सरकार की नीतियां। कभी कभी सरकार मोटिवेट करती है लोगों को किसी एक स्पेसिफाई एरिया में बसने के लिए, ठीक है, तो वो सरकार की नीतियां होती हैं, और किसी एरिया में सरकार की नीतियों के कारण से भी लोग वहां से माइग्रेट करके चले जाते हैं कि सरकार की किसी एक नीति के कारण मान लो वहाँ पर दंगे फसाद हो गए हैं, या वहाँ पर किसी प्रकार का जो सिविल वार का मामला है वो हो गया, यानी गृह युद्ध हो गया। दूसरा, जनता वहाँ रहना पसंद करती जहाँ पर परमानेंट सरकार होती है, यानी सरकार वहाँ पर स्थिर रहती है। तीसरा, राजनीतिक प्रोत्साहन। कभी कभी सरकार किसी एक एरिया में बसने के लिए लोगों को मोटिवेट करती है, जैसे यूरोप का एग्जाम्पल लें तो यूरोप के बहुत सारे देश जैसे इटली है, वो लोगों को मोटिवेट करता है कि आप हमारे कंट्री में आइए, वहाँ पर बसिए। वो रोजगार की सुविधा भी देते हैं, शिक्षा की सुविधा देते हैं, क्योंकि जो पूरे यूरोप में इस समय यंग पॉपुलेशन की बहुत ज़्यादा कमी है। पूरे यूरोप को बूढ़ों का महाद्वीप, वृद्धों का महाद्वीप, ओल्ड एज कॉन्टिनेंट कहा जाता है, तो वो भी मोटिवेट करते हैं कि आप यहाँ पर आइए, तो इनिशिएटिव भी वो देते हैं। तो इस प्रकार से ये था आपका ये इसका क्वेश्चन, इसको आप एक्सप्लेन करेंगे और 5 नंबर का आप ये लिखेंगे। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, यानी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ से, वो है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। सबसे पहले तो आप इसके बारे में ही लिखेंगे कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी क्या होती है। ये एक सिद्धांत होता है जिससे हम किसी एक एरिया की जनसंख्या को वर्णित करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, और उससे हम फ्यूचर की जनसंख्या का पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि वहां पर किस प्रकार का फ्यूचर होने वाला है पॉपुलेशन का। और ये किसी भी प्रदेश की जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है, ये इसका एक सिस्टम होता है, सिस्टेमेटिक स्टेज होती हैं। तो इसके आधार पर किसी प्रदेश की जनसंख्या में उच्च जन्म दर, फिर उच्च मृत्यु दर से लेकर वो निम्न जन्म और निम्न मृत्यु दर की ओर प्रेरित होती है। और इन पूरे के पूरे स्टेजेस को हम जनांकीय चक्कर कहते हैं, डेमोग्राफिक साइकिल्स कहते हैं। और ये सारे के सारे चेंज जो होते हैं ये स्टेजेस में होते हैं, अवस्थाओं में होते हैं, जिनकी 3 प्रमुख अवस्थाएं सामने आती हैं, जिनको हम जनांकीय संक्रमण के प्रावस्थाएं या अवस्थाएं या चरण या स्टेजेस कहेंगे। तो आओ देखते हैं।
फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, बर्थ रेट जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही, डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों ही हाई होंगे, उच्च होंगे, जिसके कारण जनसंख्या धीरे से बढ़ेगी। क्यों, मान लेते हैं कि 10 का बर्थ हुआ, 10 व्यक्ति बच्चों का जन्म हुआ और 10 की ही डेथ हो गई। अब वो बच्चों की भी हो सकती है या किसी और की डेथ हो सकती है। 10 की डेथ हुई, 10 का बर्थ हुआ, रिजल्ट क्या आया आपका, 0 आएगा, 0 आएगा। इसलिए इस अवस्था को जनसंख्या वृद्धि की अस्थिर अवस्था कहते हैं। इसमें अधिकांश लोग प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं, खासकर कृषि में, और इसमें जो सोसाइटी होती है वो निम्न लो प्रोडक्टिविटी वाली होती है। इसमें जीवन प्रत्याशा कम होती है, छोटी एज तक ही लोग जीवित रह पाते हैं, मॉडर्न फैसिलिटीज नहीं होती हैं, इसलिए लॉन्ग लाइफ नहीं होती है। फैमिलीज का जो साइज है वो बड़ा होता है, कृषि करने वाली या प्राइमरी एक्टिविटीज में ज़्यादा होती हैं। लिटरेसी का रेट इन कंट्रीज में कम होता है जो फर्स्ट स्टेज में होती हैं, और वहाँ पर टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट है वो बिल्कुल नए के बराबर होता है, और वहाँ पर